Welcome to Code and Capital. नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का सवाल बहुत सीधा है और शायद थोड़ा मजेदार भी। सवाल ये है, क्या एक हाथी डांस कर सकता है? और यहाँ हमारा हाथी कोई छोटा मोटा हाथी नहीं है। हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की। बिल्कुल। 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 30 अरब डॉलर का राजस्व और डांस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति। और ये सवाल आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या टीसीएस जैसी विशाल कंपनी, जिसकी अपनी एक चाल है, एक विरासत है, वो एआई जैसी तेज धुन पर मतलब फुर्ती से नाच पाएगी? इसी को समझने के लिए हमारे पास 2 बहुत ही मजबूत स्रोत हैं। एक तो टीसीएस की अपनी ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट है जो हमें उनका नजरिया बताती है, और दूसरी है एक्सेस डायरेक्ट की एक विश्लेषक रिपोर्ट। तो इससे हमें एक बाहरी मार्केट का व्यू भी मिलता है। तो हमारा मिशन साफ है, इन दोनों नजरियों को मिलाकर ये पता लगाना कि क्या टीसीएस सच में इस नई धुन पर नाचने के लिए तैयार है या ये सब सिर्फ, आप कह सकती हैं, कॉर्पोरेट बातें हैं। चलिए सबसे पहले इस हाथी के साइज को ही ठीक से समझते हैं, क्योंकि जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के जो नंबर्स हैं वो देख के तो मतलब सिर घूम जाता है एकदम। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी की नींव रखते हैं। सोचिए 6 महाद्वीपों पर 55 देशों में मौजूद की 6,60,000 से ज्यादा कर्मचारी, ये तो कई देशों की सेना से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और फिर वित्त वर्ष 2025 में 30 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार करना और 20 अरब डॉलर से ज्यादा का ब्रांड मूल्य। ये कोई कंपनी नहीं, ये एक आर्थिक साम्राज्य है। और इस साम्राज्य की नींव सिर्फ पैसे पर नहीं टिकी है ना? रिपोर्ट में संस्थापक जमशेद जी टाटा के शब्दों को याद किया गया है, समुदाय ही व्यवसाय के अस्तित्व का उद्देश्य है। जी, ये दिखाता है कि कंपनी की सोच में सिर्फ मुनाफा नहीं, समाज भी है। और उसी विरासत को रतन टाटा ने आगे बढ़ाया, जिनका हाल ही में निधन हुआ। हाँ, रिपोर्ट में उन्हें एक बहुत ही भावुक श्रद्धांजलि दी गई है जिसमें उनकी ईमानदारी और नवाचार की विरासत का जिक्र है। ये हमें याद दिलाता है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के पीछे भी गहरे मानवीय मूल्य हैं। शायद यही चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है। तो एक विशालकाय हाथी जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आमतौर पर ऐसी चीजें बहुत धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट का जो मुख्य विषय है वही है परपेचुअली अडेप्टिव एंटरप्राइज, यानी एक ऐसा संगठन जो हमेशा लगातार खुद को बदलता रहे। क्या ये सिर्फ कहने की बात है या इसमें कोई सच्चाई भी है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इस बदलाव के केंद्र में है एआई, और इसे लेकर कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का जो बयान है वो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि जनरेटिव एआई सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके शब्द हैं, ये एक सभ्यता का बदलाव है, एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट। 1 मिनट, सभ्यता का बदलाव? ये तो बहुत भारी शब्द है। क्या इसका मतलब है कि वो इसकी तुलना औद्योगिक क्रांति या इंटरनेट से कर रहे हैं? रोजगार देने वाली कंपनी का चेयरमैन एआई को उस लेवल पर रखता है तो वो एक सीधा संदेश दे रहा है। अपने ग्राहकों को, कर्मचारियों को, निवेशकों को, सबको वो कह रहा है कि हमारा पूरा बिजनेस मॉडल, जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह से दुनिया चलेगी, सब कुछ बदलने वाला है। और हम इस बदलाव में सिर्फ भागीदार नहीं, लीडर बनना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा दांव है। तो अगर ये इतना बड़ा दाव है तो उनका गेम प्लान क्या है? एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट शायद इस पर कुछ रोशनी डाल सकती है। हाँ, वो इस बड़े विजन को एक ठोस स्ट्रैटेजी से जोड़ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस का लक्ष्य साफ है, दुनिया की सबसे बड़ी एआई आधारित टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनना। सबसे बड़ी? ये कोई मामूली महत्वाकांक्षा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस रेस में दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं रहना चाहते। ठीक है, तो इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? विश्लेषक रिपोर्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर का जिक्र है। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है। हाँ, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, एआई चलाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक मजबूत नींव और उसके ऊपर स्मार्ट टूल्स। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नींव है। इसमें टीसीएस, सॉवरेन क्लाउड जैसी चीजें शामिल हैं। मतलब भारत में ही स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर्स, जहां भारतीय ग्राहकों का डेटा देश से बाहर नहीं जाता। अच्छा, तो ये सुरक्षा और नियमों के लिहाज से बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। और फिर उस नींव के ऊपर आते हैं इंटेलिजेंस वाले हिस्से, यानी
उनके स्मार्ट टूल्स। और इन्हीं स्मार्ट टूल्स में से एक का नाम है TCS AI Wisdom Next। बिल्कुल सही पकड़ा। विजडम नेक्स्ट उनके स्मार्ट टूल्स का वो सेट है जिससे वो अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग तरह के AI बेस्ड समाधान बनाते हैं। तो ये नींव से लेकर छत तक सब कुछ खुद बनाने की रणनीति है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो एक हिस्सा है, इंसान और AI मिलकर काम कैसे करेंगे इसके बारे में उनकी क्या सोच है। मैंने उनके ह्यूमन प्लस AI ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा जिसमें 5 स्तर है। ये क्या चीज है? ये उनकी स्ट्रैटेजी का दिल है, कह सकते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये काम के भविष्य का एक रोड मैप है। उन्होंने इसे 5 मैच्योरिटी लेवल्स में बांटा है। अच्छा। लेवल 1 बहुत बेसिक है। हाँ? इंसान सामान्य AI टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। लेवल 2 में खास कामों के लिए AI असिस्टेंट मदद करते हैं। और लेवल 3 पर AI एजेंट निगरानी में काम के कुछ हिस्सों को खुद संभालने लगते हैं। यहाँ से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं, है ना? बिल्कुल। लेवल 4 पर AI एजेंट खुद ब खुद काम करते हैं और इंसान का काम सिर्फ लक्ष्य तय करना होता है। और फिर आता है लेवल 5। उनका अंतिम लक्ष्य। हाँ, उनका अंतिम लक्ष्य एजेंटिक एंटरप्राइज। एजेंटिक एंटरप्राइज, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। इसका मतलब क्या AI बॉस बन जाएगा? नहीं, अभी तो नहीं। इसका मतलब यह है कि आज जहां एक मैनेजर पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखता है, कल एक AI सिस्टम पूरी प्रक्रिया को खुद मैनेज कर सकता है। ऑर्डर आने से लेकर सामान बनाने और डिलीवरी तक सब कुछ। और इंसान का काम क्या होगा फिर? इंसान का काम उस सिस्टम को डिजाइन करना और उसे बड़े लक्ष्य देना होगा, न कि रोज रोज के छोटे मोटे काम देखना। ये काम की तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो ये 5 स्तर हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर है या TCS का कोई क्लाइंट सच में स्तर 3 या 4 पर काम कर रहा है? ये सब सुनने में बहुत भविष्य की बातें लगती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें वार्षिक रिपोर्ट के कस्टमर स्टोरीज सेक्शन में मिलता है, जहां वो सिद्धांत को हकीकत से जोड़ते हैं। अच्छा। रिपोर्ट में सीधे तौर पर लेवल का जिक्र तो नहीं है, लेकिन कुछ उदाहरण लेवल 3 के बहुत करीब लगते हैं। जैसे कि? कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो वाकई प्रभावशाली हो। स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण लीजिए। उन्होंने एक जेन AI आधारित दवा खोज प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म ने कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ 8 हफ्तों में 1300 से ज्यादा नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन किए। सिर्फ 8 हफ्तों में? हाँ, आमतौर पर इस काम में 12 महीने या उससे ज्यादा लगते हैं। ये समय में 80% से ज्यादा की कटौती है। यहाँ AI निगरानी में एक बहुत ही जटिल काम कर रहा है जो इंसानी वैज्ञानिकों की मदद कर रहा है। 8 हफ्तों में 1300 मॉलिक्यूल, ये तो वाकई कमाल है। और क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और उदाहरण शासन का है। भारत का जो चुनावी रोल मैनेजमेंट सिस्टम है ERONet 2.0, उसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने ही किया। अच्छा। इस सिस्टम का इस्तेमाल 25 करोड़ से ज्यादा वोटर कार्ड छापने और 78 करोड़ मतदाताओं के वेरिफिकेशन के लिए किया गया। ये लोकतंत्र को चलाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसका पैमाना अविश्वसनीय है। स्वास्थ्य, शासन और रोजमर्रा की चीजें जैसे रिटेल, एक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी से एक सर्विस आधारित संगठन में बदल रहे हैं। और विमानन में भी कुछ था, है ना? जी, विमानन में वे एयर फ्रांस KLM के पूरे डेटा सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं ताकि वो अपने डेटा का सही इस्तेमाल करके बेहतर फैसले ले सकें। तो इन सभी उदाहरणों में एक कॉमन बात क्या दिख रही है आपको? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि TCS सिर्फ अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो फार्मा से लेकर रिटेल और सरकार तक हर इंडस्ट्री में अपने ग्राहकों की मुख्य सेवाओं में AI को गहराई से जोड़ रहा है। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंडस्ट्री की समझ भी दे रहे हैं। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर इंडस्ट्री की गहरी समझ, जिसे डोमेन एक्सपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो वे 1 गीगावाट का AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। बहुत बड़ा निवेश है। उनके पास प्रभावशाली कस्टमर स्टोरीज भी हैं, लेकिन किसी भी निवेशक का पहला सवाल होगा, क्या इससे पैसा बन रहा है? बिल्कुल सही सवाल। कहीं ये सब सिर्फ एक महंगा शौक तो नहीं जिसके नतीजे बैलेंस शीट पर ना दिख रहे हों? और एक्सेस डायरेक्ट की रिपोर्ट इसी का जवाब देती है। रिपोर्ट के अनुसार उनका AI सर्विसेज सेगमेंट अकेले ही लगभग $1.5 अरब का वार्षिक राजस्व उत्पन्न कर रहा है। $1.5 अरब? हाँ, और इससे भी जरूरी बात यह है कि इसमें तिमाही दर तिमाही 16.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सिर्फ एक भविष्य का सपना नहीं है, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ मुनाफे वाला बिजनेस है। चलिए अब पूरी कंपनी की वित्तीय सेहत पर नजर डालते हैं। आंकड़ों के बिना विश्लेषण अधूरा है। वित्त वर्ष 2025 का राजस्व $30 अरब था
और ऑपरेटिंग मार्जिन 24.3%। ये इंडस्ट्री के लिहाज से कैसा है? 24.3% का ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत मजबूत माना जाता है और भविष्य के संकेत भी अच्छे हैं। उनकी कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो ये बताती है कि भविष्य में उनके पास कितना काम है, वो 39.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। मतलब उनके पास आने वाले कई सालों के लिए काम की एक भरी भूरी पाइपलाइन है। बिल्कुल। लेकिन विश्लेषक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि उनका लक्ष्य 26 से 28% का ईबीटी मार्जिन हासिल करना है। एक मिनट, अभी उनका मार्जिन 24.3% है, जो पहले से काफी अच्छा है। तो क्या 28% का लक्ष्य थोड़ा ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है? खासकर तब जब वे एआई में इतना भारी निवेश कर रहे हैं, जिसका रिटर्न तुरंत तो नहीं मिलेगा। ये एक शानदार सवाल है और यही विश्लेषकों की चिंता भी है। लेकिन टीसीएस का तर्क ये है कि एआई से दो चीजें होंगी। एक, उनकी अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं ज्यादा कुशल होंगी, जिससे लागत कम होगी। अच्छा। और दो, वो एआई पर आधारित ज्यादा हाई वैल्यू वाली सेवाएं बेच पाएंगे, जिनका मार्जिन ज्यादा होता है। तो शुरू में निवेश ज्यादा है, लेकिन लंबे समय में यही एआई उन्हें मार्जिन बढ़ाने में मदद करेगा। और उनका वो 1 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाने का प्लान दिखाता है कि वो इस रणनीति पे कितने गंभीर हैं। बहुत गंभीर है। इस पूरी कहानी के केंद्र में वो 6 लाख कर्मचारी हैं। मुझे एक बात हैरान कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एआई सब कुछ बदल रहा है, जिससे लोगों में अपनी नौकरी जाने का डर हो सकता है। दूसरी तरफ टीसीएस की एट्रिशन रेट, मतलब कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर, सिर्फ 13.3% है। जी, जो इंडस्ट्री में सबसे कम है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। टीसीएस समझती है कि एआई की इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके लोग हैं, इसलिए वो उन्हें बदलने के बजाय उन्हें सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं? किस पैमाने पर? रिपोर्ट के मुताबिक उनके 5,80,000 कर्मचारी एआई के बारे में जागरूक हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावशाली आंकड़ा यह है कि 1,80,000 कर्मचारियों के पास एडवांस्ड उच्च स्तरीय एआई कौशल है। 1,80,000 एआई स्किल्ड लोग? ये तो अपने आप में एक बड़ी एआई कंपनी के बराबर है। बिल्कुल। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रशिक्षित कार्यबल है। वो अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संपत्ति बना रहे हैं। इसीलिए लोग वहां रहना चाहते हैं। हाँ, उन्हें डर नहीं है कि एआई उनकी नौकरी ले लेगा, बल्कि उन्हें उम्मीद है कि टीसीएस उन्हें एआई के साथ काम करना सिखाएंगी। यही वजह है कि उनकी इटरेशन रेट इतनी कम है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ें और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं, क्या ये हाथी डांस कर सकता है? इन दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर हमारा क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष बहुत साफ है। टीसीएस सिर्फ एआई के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो अपने पूरे अस्तित्व को इसके इर्द गिर्द फिर से बना रहा है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने लाखों कर्मचारियों को फिर से कुशल बनाने से लेकर अपने सर्विस डिलीवरी मॉडल को ह्यूमन प्लस एआई फ्रेमवर्क में बदलने तक एक मूलभूत परिवर्तन है। तो एक तरफ कंपनी की अपनी रिपोर्ट है, जो एक परपेचुअली अडैप्टिव एंटरप्राइज का विजन दिखाती है, एक ऐसी कंपनी जो हमेशा अनुकूलन के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ विश्लेषक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इस विजन के पीछे एक ठोस आक्रामक स्ट्रैटेजी है और एआई सेवाओं में दुनिया का लीडर बनने के लिए किया गया भारी भरकम निवेश है। दोनों रिपोर्टें मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी बताती हैं। तो हाथी शायद सच में डांस करना सीख रहा है। हाँ, ये विशाल जहाज सिर्फ मुड़ रहा है, बल्कि एक नई और तेज रफ्तार पकड़ रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प तस्वीर है और ये हमें आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। रिपोर्ट भविष्य के एक एजेंटिक एंटरप्राइज का वर्णन करती है, जहां एआई सिस्टम पूरी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का खुद ब खुद प्रबंधन करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है, अगर एक कंपनी जो 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है, एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रही है जहां एआई एजेंट इंसानों के साथ और अंततः स्वायत्त रूप से काम करेंगे, तो आने वाले दशक में कुशल काम की प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये असर सिर्फ टेक्नोलॉजी उद्योग तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, ये हर क्षेत्र में महसूस किया जाएगा।